उसके बीच में ऋतुराज गायकवाड़ एक प्लेयर आए और उन्होंने बड़ा अच्छा उस सीजन किया था। तो सडनली सबकी जुबान पे नाम आया कि महाराष्ट्र से एक ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेल रहा है। लेकिन तब किसी को ये उम्मीदें नहीं थी, ये था कि चलो सॉलिड परफॉर्मेंस है, रणजी में तो बहुत प्लेयर अच्छा करते हैं। बाद इनके फादर को लगा कि ये जो मेरा बेटा है वो काफी इंटरेस्टेड है और अपनी लाइफ में क्रिकेटर ही बनना चाहता है, मतलब क्रिकेट एक पैशन नहीं है इसके लिए, उससे बढ़कर ही है। और इस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुए। हालांकि एक इंसिडेंट है 2003 का, ऋतुराज के अंदर टैलेंट तो था ही, मैं उसको ये बोलता था कि अगर तूने 50 स्कोर करा है तो मैं तुझे इतनी चॉकलेट्स दूंगा, 100 स्कोर किया है तो मैं तुझे को नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ा दूंगा। तो इस तरह का भी मोटिवेशन जो रहता है कोचेस का, थोड़ा अलग स्टाइल देखने को मिला। अक्सर चॉकलेट्स की बात नहीं, सचिन की कहानी सुनी थी हमने, जो सिक्के वाली कहानी थी कि अगर वो 7 छक्के भी मार रखे हैं, तो हम ऋतुराज को जनरली समझते नहीं है ऐसा कि यार ये 7 छक्के मार देगा एक ओवर में, लेकिन किया है। तो वो थोड़ा अगेंस्ट द इमेज उनके जाता है, लेकिन पूरा कहते हैं ना कि हाँ 360 डिग्री। और बड़ा सबसे अच्छी बात ये ऋतुराज का जो क्रिकेट है ना, उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कहीं से शॉर्टकट अपनाया गया है। पहली बार महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ खेलने का मौका था इनके पास, बट ये नहीं खेल पाए क्योंकि इंजर्ड थे, ये खेल नहीं पाए। और वहां पे इनका एक अर्ली एक्सपोजर धोनी से हुआ था, और धोनी उनके वन ऑफ फेवरेट कैप्टन। तो सबको लगा था कि यार कैप्टन पिछले मैच में तो अभी ये बोल रहा था, और अचानक से नए लड़कों को मौका दे दिया। और ऋतुराज ने 3 मैच में बहुत अच्छा किया था, सीएसके मेरे ख्याल में उसने तो कुछ मैच जीता भी था। तो बढ़िया वो रही थी। और वहां से क्या था, नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक लेन, और आज हम बात करेंगे यंगस्टर सीरीज में एक और यंगस्टर की। हालांकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनको हो गया है, बट मुझे लगता है कुछ ऐसी कहानियां है उस खिलाड़ी के बारे में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और मैं चाहता हूं कि उस खिलाड़ी की कहानी आप तक पहुंचे। मेरे साथ मोहित मौजूद है और हम बात करेंगे इस वक्त करंट चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की कहानी के बारे में। ऋतुराज गायकवाड़ को नेक्स्ट फ्यूचर सुपरस्टार कहा जा रहा है इंडिया का, क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हैं वो काफी रिजेम्बलेंस होती है उनकी विराट कोहली की बल्लेबाजी से। बट उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह की उनकी जर्नी रही है, कैसे वहां तक पहुंचे और आगे क्या क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस है, उनकी क्या ऐसी स्टोरीज हैं जो लोगों को नहीं पता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ हु बेटर देन मोहित भाई टू डिस्कस ऑन ऑल दीज मैटर्स। मोहित भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू भाई। जो आपसे पूछना चाहूंगा मैं, इससे पहले कि मैं जो चीजें रिसर्च करके आया हूँ, पढ़कर आया हूँ, उनके इंटरव्यूज देखकर आया हूँ और उनके बारे में इतना उनको फॉलो किया है, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा अपना फर्स्ट इंप्रेशंस बताओ। जो आपने ऋतुराज को फर्स्ट इनिशियली कब खेलते हुए देखा? आपने आईपीएल में देखा, उससे पहले कभी देखा, कहाँ देखा आपने खेलते हुए इनको? आईपीएल से पहले रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने देखा महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए। और उस टीम में कई सुपरस्टार हुआ करते थे महाराष्ट्र वाली में। अंकित बावने थे हम्म, वहाँ वहाँ केदार जाधव थे। और एक पेसर और थे, एकदम से मेरे दिमाग से उनका नाम निकल गया है। वो तो ये बड़े प्लेयर हुआ करते थे। उसके बीच में ऋतुराज गायकवाड़ एक प्लेयर आए और उन्होंने बड़ा अच्छा उस सीजन किया था। तो सडनली सबकी जुबान पे नाम आया कि महाराष्ट्र से एक ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेल रहा है। लेकिन हम्म, तब किसी को ये उम्मीदें नहीं थी, ये था कि चलो सॉलिड हम्म, परफॉर्मेंस है, रणजी में तो बहुत प्लेयर अच्छा करते हैं, कि ये एकदम से ऐसे करके पटल पे छा जाएंगे, हम्म, कि बहुत बढ़िया प्लेयर बन जाएंगे, आईपीएल में इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि फिर कैप्टन भी हो जाएंगे, वो भी ऐसी हम्म, टीम के कि जहां कैप्टन बदलने का कोई रिवाज ही नहीं है। हम्म, और फिर इंडिया के लिए भी खेल जाएंगे, इंडिया की कैप्टनसी भी कर जाएंगे इतने कम टाइम में। हम्म, तो बड़ा अच्छा ऋतुराज का सफर अभी तक रहा है। बिल्कुल। तो आगे चल के ऋतुराज गायकवाड़ के आईपीएल करियर और इंडियन टीम में अब तक कितना खेले हैं और क्या उनके साथ जस्टिस हो रही है, जिस तरह का उनका टैलेंट है, उस पर बात करेंगे लास्ट में। मोहित भाई, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं थोड़ी शुरुआत करता हूँ, थोड़ी आप बताना जो भी स्टोरीज आपको याद हो। तो सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। पिता इनके जो थे दशरथ गायकवाड़, वो डीआरडीओ में काम करते थे। माँ जो थी वो टीचर थी। और इनिशियली उन्होंने बताया कि जब मैं स्कूल जाता था वहां पे मैंने बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, और वहां से दिलचस्पी डेवलप हुई क्रिकेट के जैसे गेम में। बाद में इनके फादर को लगा कि ये जो मेरा बेटा है वो काफी इंटरेस्टेड है और अपनी लाइफ में क्रिकेटर ही बनना चाहता है, मतलब क्रिकेट एक पैशन नहीं है इसके लिए, उससे बढ़कर ही है। और इस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुए। हालांकि एक इंसिडेंट है 2003 का, जब ट्राई सीरीज खेली जा रही थी, इंडिया में ही हो रही थी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में टाई सीरीज हुई थी, और वहां पर वन ऑफ द मैचेस में ब्रेंडन मैकलम ने 50 स्कोर करा था। तो ब्रेंडन मैकलम की बल्लेबाजी से भी काफी प्रभावित हुए थे। आगे चल के उन्होंने काफी जगह अपने इंटरव्यूज में जिक्र किया है कि जो मैकलम थे, इनिशियली जो उनके फेवरेट क्रिकेटर्स की सूची होती थी उसमें मैकलम का नाम था, और मैकलम की बल्लेबाजी से वो काफी प्रभावित हुए थे। 2003 की बात है ये। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी लेट एक्चुअली इन्होंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना शुरू किया है। 12-13 साल की उम्र में इन्होंने फिर दिलीप वेंगसरकर की एकेडमी थी पुणे में, वहां पर जाकर के इन्होंने खेलना शुरू किया। इनका जन्म पुणे में हुआ था 1997 में, जनवरी 1997।
तो लेट शुरू किया 13 साल की उम्र में। ऑफ लेट हम देखते हैं कि 10-11 साल में लोग शुरू कर जाते हैं, बट 13 में शुरू किया, 15-16 से धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करते गए। तो क्या कहना चाहोगे आप इनका, एक तो जो मैकैलम से रिजेम्बलेंस है और इनके अर्ली डेज के बारे में? एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी है इनकी कहानी में वो ये लगी है हम्म। कि इनकी कोई स्पोर्टिंग बैकग्राउंड थी नहीं। नहीं नहीं। फादर डीआरडीओ में थे, मतलब वो हम्म। अलग उनका डिपार्टमेंट हो गया। मदर टीचर थी, उसके बावजूद हम्म। भी उनके पेरेंट्स ने कभी भी उनको रोका नहीं क्रिकेट खेलने से। हम्म। जब इन्होंने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है तो दे एग्री कि हाँ चलो ठीक है खेलो, कोई बात नहीं। तो ये बड़ा हम्म। रेयर होता है, खासकर खासकर ऐसी फैमिलीज में जहाँ स्टडी को मतलब बहुत वैल्यू दिया जाए। जैसे अब मान लो डीआरडीओ में है तो आप समझ सकते हैं, टीचर है तो आप समझ सकते हैं, एक इंप्रेशन जाता है वो ये कि भाई पढ़ी लिखी फैमिली है, एजुकेशन वाला मामला है। तो ऐसे में बच्चे को एजुकेशन से हटा के स्पोर्ट्स में डालें ना डालें, और खासकर तब जब आपकी कोई स्पोर्टिंग बैकग्राउंड नहीं है, आपकी फैमिली या नियर फैमिली से भी कोई नहीं है। तो वहां पे जब एक बच्चे ने इच्छा जाहिर की कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो उनके घर वालों ने इमीडिएटली बोल दिया कि हाँ ठीक है खेलो, और हमारा कोई प्रेशर नहीं है। तो ये मतलब एक बहुत थॉट प्रोसेस बताता है इनके पेरेंट्स का भी, कि कितना ट्रस्ट उनको गायकवाड़ पे था और किस तरीके की मेंटेलिटी वो उस समय उस दौर में रखते थे, जो कि बड़ा रेयर है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी मैंने इनके बारे में व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग अबाउट हिम, कि जब इन्होंने एकेडमी ज्वाइन करी पुणे में, तो इनके कोच थे जाधव करके। जाधव सर इनको कहते थे कि एक डायरी बनाओ और उस डायरी में हर रोज लिखो अपनी ट्रेनिंग के बारे में, कि हर रोज जो तुमने प्रैक्टिस करी या कोई मैच खेल कर आए तो उसमें क्या फ्लॉ रह गया तुम्हारे और उसको किस तरीके से तुम बेहतर कर सकते हो। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताई कि ऋतुराज के अंदर टैलेंट तो था ही, मैं उसको ये बोलता था कि अगर तुमने 50 स्कोर करा है तो मैं तुझे इतनी चॉकलेट्स दूंगा, 100 स्कोर किया है तो मैं तेरे को नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ा दूंगा। तो इस तरह का भी मोटिवेशन जो रहता है कोचेस का है, थोड़ा अलग स्टाइल देखने को मिला। अक्सर चॉकलेट्स वॉकलेट्स की बात नहीं, सचिन की कहानी सुनी थी हमने, तो सिक्के वाली कहानी थी कि अगर कोई बॉलर आउट कर गया तो सिक्का उसको, अदरवाइज सचिन को सिक्का देकर चले जाते थे। रमाकांत आचरेकर सर जो थे, लेट रमाकांत आचरेकर, वन ऑफ द लेजेंडरी कोचेस हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है आपको इस तरह की मोटिवेशन एक प्लेयर को कितना जरूरी होता है, जब कोच इस तरीके से उसको मोटिवेट कर रहा होता है और उसके पीछे लग रहा होता है? डायरी जैसा कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा कम सुनने को आता है कि यंग प्लेयर को बोल दिया गया तू डायरी बना, तो लिख कि तू कहाँ अच्छा है तू कहाँ अच्छा नहीं है। तो इसको कैसे देखते हो आप? ये बड़ी अच्छी चीज है एक्चुअली, और बहुत अच्छी चीज उनसे कराई गई, क्योंकि वहां से क्या है कि आप वैसे भी जब हम पढ़ते हैं तो हमको कहा जाता है कि लिख लिख के अभ्यास करो। लिख हम्म। लिख के अभ्यास करने से क्या होता है कि चीजें मेमोरी में रह जाती है। तो जब आप हम्म। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में आप लिख रहे हैं, अपना पूरा हम्म। डे का शेड्यूल जो है उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि आज मैं हम्म। ऐसी बॉल पे आउट हो गया, ये हम्म। वीकनेस रही इसलिए आउट हो गया। तो हम्म। रिमेंबर कि नेक्स्ट टाइम जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको वो याद रहेगी कि ऐसी बॉल जब आई थी तो मैं ऐसे आउट हो गया था, तो मैं वो गलती नहीं करूंगा। तो ये आपके इंप्रूवमेंट में आपकी हेल्प करेगी। और ये रन्स वर्सेस रिवार्ड का जो चलन है ना क्रिकेट में, ये रमाकांत आचरेकर सर ने ही शुरू किया था मेरे ख्याल में। और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग दौर में अलग अलग कोचेज के द्वारा अलग अलग प्लेयर्स को हमने देखा कि तरीके तरीके से ये कराया गया। गायकवाड़ की कहानी आपने बताई, मैं हिमांशु के साथ जब डिस्कस कर रहा था जायसवाल की कहानी, उसमें भी एक ऐसा हम्म। ही मोड़ था कि अगर टेंट में रहना है ना तो बेटे हम्म। आज रन बनाएगा। हम्म। चॉकलेट तो छोटी चीज है, मतलब अगर आपको टेंट में रहना है, अगर आपको स्टे चाहिए ना मुंबई में, तो रन बनाओ, वरना हम्म। स्टे नहीं मिलेगा मुंबई में, कहीं भी रोड पे पड़े रहना, तो रन तो हम्म। बनाएगा ही ना। तो इस हम्म। तरीके का मोटिवेशन, और ये थोड़ा सा चीजें प्रेशर भी क्रिएट करती हैं, तो ये आपको मेंटली तैयार भी करती हैं प्रेशर सिचुएशंस को झेलने के लिए और खेलने के लिए। और वर्तमान हम्म। जो भारत का क्रिकेट है, और इसमें जो हम्म। ये क्रॉप आई है ना, ये वाली जो अभी खेप है जिसमें सब हम्म। एक दूसरे से आ गए हैं, ये मेंटली बड़े स्ट्रांग है। तो इन हम्म। मेंटली स्ट्रांग एक दिन में तो बन नहीं गए, ऐसी कहानियां और ऐसे किस्से हैं जिन्होंने इनको यहां से मजबूत किया है। हम्म। बिल्कुल मजबूत तो किया है इनको। और फर्स्ट क्लास जो इन्होंने डेब्यू किया रणजी ट्रॉफी में, इनका डेब्यू था वहां पे, तो अच्छा उन्होंने किया, इंटरेस्टिंगली अच्छा करते गए करते गए। बट जो इनका विजय हजारे ट्रॉफी है, जो उनकी उनकी लाइफ में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप कह सकते हो एक्सपोजर तो मिला ही उनको, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस निकलना शुरू हुई, वो निकलना शुरू हुई इनके 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी में, जहाँ पे उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट अपना खेला, 444 रन स्कोर किए थे, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी थी उस विजय हजारे ट्रॉफी में। और उसके बाद उससे बेहतर इन्होंने खेला 2021-2022 की विजय हजारे ट्रॉफी में, जहां पर उन्होंने 4 सेंचुरीज बना दी और विराट कोहली का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर कर दिया था कि उस पर्टिकुलर एक सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी में किसी भी प्लेयर ने जब 4 सेंचुरी मारी हो। तो उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी के अलावा मैं इनके सैयद मुश्ताक का रिकॉर्ड देख रहा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, थोड़ा सा पुराना भी हो गया होगा रिकॉर्ड, लेकिन बड़ा कमाल का रिकॉर्ड था कि 12 मैचेस में 43 इनिंग्स इनकी आई थी और उसमें इन्होंने 2729 रन बनाए हैं और हाईएस्ट स्कोर इनका 220 करा है नॉट आउट।
तो आप समझ सकते हो कि इस बल्लेबाज का जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड रहा है, मतलब जब से इसने शुरुआत करी, होश संभाला, खेलना शुरू किया, कुछ साल में ही मुझे लगता है काफी जल्दी ये प्रोग्रेस करते गए। विजय हजारे से सैयद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी का भी एक इंसिडेंट है इनका कि महाराष्ट्र में ओपनर्स में के स्पॉट पर ये खेलते थे, और लकीली उस टाइम पे कोई ओपनर जो था कुछ मैच के लिए नहीं था, अवेलेबल नहीं था, वो इंजर्ड हो गया था, और वहां इनको मौका मिला और उसी मैच में इन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया, एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड चांसेस के साथ। तो कैसे देखते हो आप इसको, इस चीज को, क्या हम आईपीएल करियर पर आएंगे इनके? दो चीजें जोड़ दूं मैं इसमें। एक तो ये कि विजय हजारे के एक सीजन में आपने जो बताया कि 4 सेंचुरी करके इन्होंने कोहली का रिकॉर्ड बराबर किया। इनके ना सबसे ज्यादा सेंचुरीज जो है विजय हजारे हिस्ट्री में, इंडियन क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा सेंचुरीज है वो भी ऋतुराज गायकवाड़ के ही नाम है। इनके 12 सेंचुरी हैं। और हम्म। T20 के एक मैच में एक यूनिक सा रिकॉर्ड इनके नाम है, इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के मार रखे। एक हाँ, नो वो मैं बॉल भी आने फेंक वाला दी था थी आगे। बॉलर ने। हाँ। तो हाँ। हाँ, हाँ। वो 7 छक्के भी मार रखे हैं। तो हम ऋतुराज को हम्म। जनरली समझते नहीं है ऐसा कि यार ये 7 छक्के मार देगा एक ओवर में, लेकिन हम्म। किया है। हम्म। तो हम्म। वो थोड़ा अगेंस्ट द इमेज उनके जाता है, लेकिन हम्म। पूरा कहते हैं ना कि हाँ 360 डिग्री। और बड़ा सबसे अच्छी बात ये ऋतुराज का जो क्रिकेट है ना, उसको आप देखेंगे तो उसमें हम्म। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कहीं से शॉर्टकट अपनाया गया है। हम्म। वो जो एक हम्म। कल्चर है, एक तरीका है, जो स्ट्रक्चर है ना इंडियन क्रिकेट की। हम्म। एज ग्रुप हम्म। खेले, फिर उसके बाद ए टीम्स में खेले, फिर स्टेट में आए, फिर आईपीएल आए, फिर इंडिया आए, इंडिया ए खेले, जोनल खेले। तो पूरी जो एक स्ट्रक्चर है वो पूरा रास्ता तय करके आए, पूरे सफर तय करके आए। और वो हम्म। जब खेलते हैं तो उनके खेल में जो मैच्योरिटी दिखती है वो उस सफर का हम्म। नतीजा है। तो ये भी एक है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो अब बन गए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके के क्रिकेटर डेवलप हुए हैं, और कैप्टनसी के लिए जिस तरीके से सीएसके ने तैयार किया उनको, तो जो उनका सफर रहा है ना उसका इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे और दिखता है। बिल्कुल दिखता है। और जो आपने 7 छक्के वाली जिक्र करी, तो मैं बता देता हूँ, ये शिवा सिंह गेंदबाज थे उत्तर प्रदेश के, उनके अगेंस्ट उन्होंने 7 छक्के लगाए थे। T20 टूर्नामेंट चल रहा था, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, और 7 छक्के इस तरीके से कि एक बॉल जो थी वो नो बॉल हो गई, तो 43 रन नो बनाए बॉल। थे ऋतुराज गायकवाड़ ने, जो कि कितना इंटरेस्टिंगली समअप किया मोहित भाई ने कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते ऋतुराज जैसे बल्लेबाज से, क्योंकि थोड़ा क्लासिक दिखते हैं बल्लेबाजी, जो शॉट्स खेलते हैं, और आप थोड़ा सा आई प्लीजिंग बल्लेबाज, जैसे कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो रन छक्के भले ना मारे लेकिन मजा आता है जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं, जैसे शुभमन गिल को ही चाहे आप कुछ भी बोल लो, बट जिस तरह से वो भी खेलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। विराट कोहली को देख लो, रोहित शर्मा को देख लो। तो अब थोड़ा सा आते हैं इनके आईपीएल करियर पर, आईपीएल का करियर किस तरीके से एम एस धोनी ने किस तरीके से इनको प्रभावित किया। हाँ, एम एस धोनी का एक किस्सा जो बताना चाहूंगा यहाँ पर। 2016 में झारखंड के मेंटोर थे महेंद्र सिंह धोनी, और पहली बार महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ खेलने का मौका था इनके पास, बट ये नहीं खेल पाए क्योंकि इंजर्ड थे, ये खेल नहीं पाए, और वहां पे इनका एक अर्ली एक्सपोजर धोनी से हुआ था, और धोनी उनके वन ऑफ फेवरेट कैप्टन्स थे। और ऐसी बात कही जाती है कि शायद वहां खेल लेते तो, वैसे तो डेस्टिनी में चीजें लिखी होती हैं कि उनको बाद में मिलना था वो सारी चीजें, बट शायद वहां खेलते और इम्प्रेस कर सकते थे वो सारी चीजें। अच्छा, थोड़ा बात करते हैं इनके आईपीएल करियर पर, जिस तरीके से इनकी आईपीएल करियर की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहोगे इनके आईपीएल करियर में? हालांकि धोनी और सीएसके ने काफी इनको बैक किया है, बट अ वर्ड ऑन हिज आईपीएल करियर। बड़ा दिलचस्प रहा है इनका आईपीएल का करियर की शुरुआत। हम्म। मैं बताऊं आपको, आपको भी याद होगा 2020 का आईपीएल था। और वो हम्म। कोविड के पूरे जो नियम थे, यूएई में वो टूर्नामेंट हो रहा था। कोविड के हम्म। जितने सारे नियम थे कि आपको क्या नाम था उसका जो घेरा बना दिया जाता था, मैं नाम भूल गया एकदम से, हम्म। कि 30 यार्ड उससे बाहर सर्कल। आपको नहीं जाना। 30 यार्ड सर्कल। बायो बबल एक्चुअली, हाँ। हाँ। बायो बबल, कि बायो हाँ। बबल से बाहर अच्छा, आपको नहीं बायो जाना है। बबल, हाँ, बायो बबल, हाँ। हाँ, हाँ। टीम का जो बायो बबल बनाया जाएगा उसके बाहर हाँ। आपको नहीं जाना है। और तमाम तरह के प्रिकॉशंस आपको लेने हैं इस तरीके। उसके बावजूद भी ऋतुराज गायकवाड़ को आईपीएल सीजन शुरू होते होते कोविड हो गया। हम्म। कोविड हो गया तो इनिशियली कुछ मैचेस से वो हो गए बाहर। हम्म। अब शुरू के मैचेस में एक दो मैच में मौका मिला था, वो उसमें चले नहीं। उसके बाद फिर कोविड हो गया तो बाहर हो गए। तो बड़ी निराशाजनक शुरुआत रही। लेकिन जब सीजन खत्म होने को आया तो हम्म। लास्ट के 3 मैच इनको मिले थे, और लास्ट के 3 मैच में लगातार 350 ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाई थी। हम मारी जैसे है। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। शुरुआत बहुत खराब रही, फिर उसके बाद कोविड भी हुआ, सब कुछ हुआ। और सीएसके के लिए वो सीजन बिल्कुल फॉरगेटेबल सीजन था। वर्स्ट सीजन उनकी वर्ष आईपीएल सीजन। हिस्ट्री का वो रहा है अभी तक। हम्म। लेकिन लास्ट के 3 मैचेस में जो 350 थी उन्होंने, जो उस उन 350 ने ऋतुराज गायकवाड़ का आईपीएल करियर था ना, उसको उसमें जान डाल दी। उसको ये कर दिया कि हम्म। आगे नेक्स्ट ईयर आप पक्का ओपनिंग करेंगे, वो स्टैंप लगा दी। अगर वो 3 मैच भी खराब हो जाते तो शायद ऋतुराज गायकवाड़ पता नहीं कहाँ होते।
इसमें दो चीज और है मोहित भाई, जब इनको पिक किया गया इनिशियली सीएसके ने, तो बेस प्राइस पे खरीदा था, 10 लाख की बेस प्राइस हाँ पे खरीदा था। और इसके अलावा एक चीज जो आप अभी बता रहे हो 2020 वाली बात, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, हालांकि हिमांशु बहुत बड़े फैन है सीएसके के, तो उन्होंने भी मेरे को बताया, और फिर मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया कि उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ये कह दिया था लास्ट 3 मैचेस से पहले कि जो टीम में है यंग, मतलब जो सीनियर प्लेयर्स को एक्चुअली इनडायरेक्टली मैसेज था, बट उन्होंने कहा कि इससे कुछ खास यंगस्टर्स है नहीं हमारी टीम में, और जो हाँ सीनियर्स हैं उनको और मेहनत करनी चाहिए। तो वो टॉन्ट भी था एक तरीके से, और यंगस्टर के लिए था भी नहीं। और फिर उसको लोग कहते हैं कि ऋतुराज ने उसको बड़ा सीरियसली ले लिया, फिर वो आए तो 3 मैच में उन्होंने स्कोर किया, 50 बनाई, और उसके बाद वो स्टैब्लिश होते गए। हालांकि 2021 में जो उनका सीजन रहा है, जहाँ पे ऑरेंज कैप उन्होंने जीता, कमाल खेला उन्होंने, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप, जो उनकी परफॉर्मेंस रही, 600+ रन बनाए उन्होंने उस सीजन में 2021 वाले। पहले मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जो हिमांशु ने हाँ आपको बात हाँ बताई हाँ उस पे आ जाता हूँ हाँ कि हाँ। ये सच बात है कि सीएसके बाहर हो गया था, हार गया था, धोनी बहुत डिसअपॉइंट थे। तो हम्म उनसे पूछा गया था कि भाई आपने जो आपके यंगस्टर्स हैं इनको मौका क्यों नहीं दिया। तो हम्म उसके जवाब में उन्होंने बोला था कि हमारे पास जो यंगस्टर्स है ना कोई बहुत जानदार नहीं है, हम्म कोई बहुत दम नहीं है उनके अंदर जो उनको मौका दे, हमारी टीम को आगे ले जाने वाले सीनियर्स ही हैं। लेकिन हम्म उसके बावजूद अगले मैच में इन्होंने अपने कई जूनियर्स को मौका दिया था, कई न्यू कमर्स को हम्म मौका दिया था। तो सबको लगा था कि यार कैप्टन पिछले मैच में तो अभी ये बोल रहा था और अचानक से नए लड़कों को मौका दे दिया। हम्म और ऋतुराज ने हम्म 3 मैच में बहुत अच्छा किया था और सीएसके मेरे ख्याल में उसमें तो कुछ मैच जीता भी था। तो बढ़िया हम्म वो रही थी और वहां से क्या था, एक सॉलिड स्टाम्प लग गया था उनके ओपनिंग स्लॉट पे। और जब 2021 में आए तो पहले से क्लैरिटी थी, बिल्कुल वो अभिषेक शर्मा हम्म जैसी कहानी है कि एसआरएच के पिछले सीजन में फ्लॉप रहे तो लास्ट के मैचेस में ओपनिंग मिल गई, तो उससे ये एश्योरेंस हम्म मिल गया कि अगले सीजन आप हम्म पहले मैच से ओपन करेंगे। तो बिल्कुल लगभग उसी हम्म पैरेलल लाइन पे ये कहानी है कि 2021 में तो फिर ऋतुराज की कहानी सबको पता है, ऑरेंज कैप होल्डर रहे, कितने सारे रन उन्होंने बनाए और जिस तरीके का जलवा उनका रहा। और उसके बाद तो सीएसके के साथ जो भी उनका रहा है वो फिर हिस्ट्री है ही। बिल्कुल। और 2021 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 23 मैचेस में 633 रन उन्होंने बनाए, और कमाल ही खेला उन्होंने। हालांकि 2022 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 2022 में उनको रिटेन किया चेन्नई ने फिर से, और 6 करोड़ रुपए में रिटेन हुए थे वहां पर। और उस पर भी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने, एक्चुअली ऑरेंज कैप तो सीएसके के फैंस नहीं, लेकिन बाहर की आवाजें थी, इनको रिटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या धोनी किसी और को भी रिटेन कर सकते थे। और देखिए आप किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चल रहे थे, क्योंकि जडेजा को इनिशियली उन्होंने कप्तानी दी, कर नहीं पाए, और उसके बाद फिर कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के पास आ गई, और अभी धोनी उनको गाइड कर रहे हैं। 2022 का जो सीजन है, और इससे पहले एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो डुप्लेसिस के साथ ये ओपन करना शुरू किया है इन्होंने, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि डुप्लेसिस तो बाद में चले गए टीम से, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ा इन दोनों का जब ये साथ में ओपन करना है, डुप्लेसिस और गायकवाड़। देखिए जब आप जूनियर होते हैं ना और आप सीख रहे होते हैं तो आपके आसपास जो एनवायरनमेंट होता है उससे आप बहुत सीखते हैं। और हम्म जिस तरीके की फ्रेंचाइजी सीएसके की रही है मुझे लग रहा है कि सीखने का स्कोप जितना वहां है इतना किसी टीम में नहीं है, क्योंकि हमेशा हम्म लोड ऑफ द सीनियर्स वहां रहता है भाई। वहां डीजे ब्रावो, धोनी, फाफ डू प्लेसेस, तीन तो ऐसे प्लेयर थे जो अपनी अपनी टीम की बड़े लंबे टाइम से कैप्टनसी कर चुके थे। कैप्टन में। फिर उसकी हाँ स्टीफन फ्लेमिंग का रिच एक्सपीरियंस वहां था जो जन्म हम्म जन्मांतर तक कप्तान ही रहे हैं न्यूजीलैंड के। हम्म हाँ मैंने तो हम्म जब से होश संभाला उनको कप्तान देखा था और जब तक रिटायर हुए वही कप्तान थे, है ना। तो ये जब आपके पास इतने सारे लोग होते हैं ना सिखाने वाले, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करना है कि कौन अपने आप को तैयार प्रैक्टिस के लिए कैसे कर रहा है, कौन किस बॉल को कैसे टैकल करता है, किस सिचुएशन में किसकी क्या सोच रहती है। तो जितना वहां से आपको ज्ञान मिल जाए उतना ले लेना चाहिए। और ऋतुराज ने मेरे ख्याल में काफी कुछ ऐसा किया है। और सीएसके ऐसी फ्रेंचाइजी है नहीं कि जो 2 फेलियर 3 फेलियर पे एकदम से पैनिक हो जाएगी। हमने पिछले सीजन देखा हार्दिक के रहाणे का बहुत अच्छा नहीं रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने कम से कम 10 मैच हार्दिक के रहाणे को खिलाए। तो वो उनका सीधा फंडा है कि या तो किसी प्लेयर को पिक नहीं करेंगे, और अगर पिक करेंगे तो बैक बहुत अच्छे से करता है सीएसके, ये किसी हम्म। और टीम में नहीं है इनके अलावा। तो ये बड़ी अच्छी बात सीएसके की तरफ से रही। और ऋतुराज में जो इन्वेस्ट किया सीएसके ने, आज उसका रूह फल जो है वो हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि वो पौधा बन गया एक्चुअली, जो बिल्कुल बीज ऋतुराज बोया पे था। जो इन्वेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल जो इन्वेस्ट किया वो अब फ्रूटफुल तो है ही है। 2022 के बाद 2023 पर आते हैं। और एक चीज हमने नोटिस करी है इनके बारे में मोहित भाई, 2023 हो या 24 हो, कि इनके इनिशियल जो मैचेस होते हैं 2-3 बड़ा फेलियर होता है, और उसके बाद ये अच्छा कमबैक कर जाते हैं, मतलब अपने एंड से कंसिस्टेंट इनके 40s 50s निकल रहे होते हैं बल्ले से। तो इस पर भी आते हैं, और थोड़ा सा इंडिया डेब्यू पर थोड़ा बात करेंगे, कि इंडिया के लिए भी मैं भी पढ़ रहा था कि 23 मैचेस ये T20I में अब तक खेल चुके हैं, जिसमें एक हम्म। एशियन गेम्स वाली कप्तानी भी इन्होंने करी थी, और वहां जीता था बंदे ने, गोल्ड मेडल जिताया। वनडे में इनको बहुत ज्यादा चांसेस मिले नहीं, हालांकि अभी भी नहीं लगता कि मिलेंगे जिस तरह का स्क्वाड है वनडे में।
पर T20 में इंडिया के लिए क्या फ्यूचर देखते हो आप इनका? एक फ्यूचर सुपरस्टार का जो टैग इनको दिया जा रहा है, आपको लगता है ये बन पाएंगे, या एक और टैलेंट है जिसका मतलब जिसको हम वेस्ट कर देंगे एक तरीके से इंडिया के लेवल पे? देखिए, एक तो बात ये है कि इंडिया की टीम का जो अभी एक पूल है ना, बहुत स्ट्रांग है। और वहां जो कंपटीशन है ना, वहां हम्म। आप जिस प्लेयर की तरफ देखेंगे आपको दूसरे से बेटर लगेगा। आप ऋतुराज की तरफ देखेंगे आपको ऋतुराज अच्छे लगेंगे। सडनली आप सोचेंगे अरे यहाँ तो अभिषेक शर्मा भी है, फिर सुमन गिल भी है, जो एलिवेट हो गए हैं वाइस कैप्टनसी के लिए। तो अभी तक ओडीआई 6 खेले हैं और T20 खेले 23। 29 मैच हो चुके हैं। एशिया कप में जैसा आपने बताया कैप्टनसी भी कर चुके हैं भारत की, तो वो स्टैम्प भी लग चुका है कैप्टनसी वाला। लेकिन आगे का कैरियर कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, इस समय इन जितने भी यंगस्टर्स है ना, इनके लिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। और बड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जगह है नहीं टीम में। खेलेंगे तो 11 प्लेयर ही, और पूल बहुत बड़ा तैयार है, और कोई किसी से हम्म। कम नहीं है। तो यहाँ पे स्किल के साथ साथ थोड़ा सा लक फैक्टर भी सबके काम आने वाला है, कि कौन सही समय पे सही सही जगह पर था। अभी आप हम्म। देखोगे, अगर यहां से सोचेंगे अगर अभी आप, तो ना तो T20 के टॉप 5 में जगह है, ना हम्म। ओडीआई के टॉप 5 में जगह है, और ना टेस्ट के टॉप 3 में जगह है। इसका मतलब हम्म। कि ऋतुराज कभी खेलेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम्म। मौके तो उनको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, कभी हम्म। ना कभी। हम्म। लेकिन कब मिलेंगे, किन हालात में मिलेंगे, कैसी सिचुएशन में मिलेंगे। और मैं कहता हूँ कि जब जब मिलेंगे ऋतुराज को वो ग्रैब करने पड़ेंगे। ग्रैब करेंगे तभी उनका कैरियर बढ़ेगा। वरना जितने प्लेयर ये आसपास घूम रहे हैं ना अभी, 15 हो गया हम्म। एक तो इंडिया का, और 15 से आगे जो 25 में है, उसमें ऋतुराज भी हम्म। हैं, अभिषेक भी हैं, और भी लोग हैं। इनको जब जब हम्म। मौके मिलेंगे इनको वो मौके पकड़ने पड़ेंगे। थोड़ा सा वहां पे हाथ से रहना पड़ेगा। मौके हाथ से छुटे तो फिर आप पीछे चले जाएंगे रेस। बिल्कुल, देखते हैं वो पकड़ पाते हैं कि नहीं। एक लास्ट सवाल जो हमें डिस्कस करना है ऋतुराज गायकवाड़ पे, एक तो डेफिनेटली जिम्बाब्वे के बाद जिस तरीके से उनको हटाया गया, और बड़ा तरीके से आंसर दिया अजीत अगरकर ने भी, जिन जिन खिलाड़ियों के लिए उन्होंने रिंकू सिंह का एग्जाम्पल दिया कि रिंकू सिंह को देखो, आप इतना अच्छा खेल रहे थे और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनकी जगह नहीं बनी। हालांकि आपको आंसर कैसा लगा अजीत अगरकर का, जब उनसे पूछा गया हार्दिक पांड्या की कप्तानी को मिशन को लेकर के, या फिर इन प्लेयर्स का नाम लिया गया ऋतुराज और अभिषेक शर्मा का, ये नहीं है जिम्बाब्वे में अच्छा खेला, तो कैसा लगा आपको वो जो आंसर था? क्या वो सही आंसर उन्होंने दिया, या क्योंकि उन्होंने कहा हम 15 ही पिक कर सकते हैं, अब 30 को तो पिक कर नहीं सकते कि सबको ले जाए, तो क्या लगा आपको? लॉजिकली वो आंसर ठीक लगा था आपको ऋतुराज के मिशन को लेकर? अब उससे बेटर आंसर हो भी कह सकता था। बात ये भी है हम्म। कि आप टेक्निकली करेक्ट भी थे और लॉजिकली भी करेक्ट थे, क्योंकि 15 ही तो सेलेक्ट कर पाओगे ना आप। अब हम्म। आप 16 17 18 19 की परमिशन होती तो ऋतुराज भी होते, अभिषेक भी होते, तमाम होते। अब 15 अगर चुनने तो किसी को तो बाहर बैठना पड़ेगा किसी की हम्म। जगह पे। उसलिए वहां पे वरीयता दी गई। और इस सारी चीजों में हमने पहले भी डिस्कस की है कि ओपनिंग स्लॉट के जितने दावेदार हैं, उसमें सबसे हम्म। बड़ा जो रोड ब्लॉक है सबके लिए, वो ये है कि सुमन गिल का जो स्ट्रेचर बड़ा है, उनको जो वाइस कैप्टनसी के लिए एलिवेट किया गया है, उससे थोड़ा सा रोड ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। लेकिन सबके रास्ते खुलेंगे, ऐसा नहीं है। अभी जैसे जैसे चीजें आएंगी क्लैरिटी आ जाएगी किसको कब कहाँ कैसे मौके मिलने वाले। फिलहाल तो यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कब किसको कहाँ ये टीम फिट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि देर सवेर, थोड़े कम थोड़े ज्यादा, मौके सबको मिलेंगे, पक्का है ये तो। बिल्कुल, देखते हैं किसको मौका मिलता है और किसको नहीं। तो ये थी ऋतुराज गायकवाड़ की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आएगी। यंगस्टर सीरीज अभी चल रही है, रेस्पेक्टिव कोई भी सीरीज चल रही है, हमारी यंगस्टर सीरीज चल रही है, उसको प्यार दीजिए। मोहित भाई कितनी कमाल की बातें करते हैं, तो इनके फेस पे भी बहुत सारी वीडियोस आती है, तो उसको भी प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे फिर मिलते हैं। हालांकि ये थोड़े दुखी भी है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की बातें नहीं हो रही बहुत दिन से, बट होप जल्दी लेकर आएंगे। जल्दी लेकर आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट की बातों को भी, क्योंकि बाबर के बिना इनका मन नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपना प्यार दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।